Bismillahirrahmanirrahim. Today we learn about intermolecular forces, and in this topic I am talking about difference between inter and intramolecular forces, along with some most important short question like why intermolecular forces are weaker than intramolecular forces. Then we will discuss about the types of intermolecular forces like dipole forces, ion dipole forces, dipole induced dipole forces, instantaneous dipole induced dipole forces, along with some most important short question related with these forces. तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस से. बिफोर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, बेटे आपको पता होना चाहिए कि फोर्सेस क्या होते हैं, यानी कि फोर्स क्या होती है. फोर्स कहते हैं ताकत को जो दो चीज़ों को आपस में जोड़े रखती है, यानी कि करीब लाती है, या दो चीज़ों को दूर फेंकती है, यानी कि दूर ले जाती है. तो बेटा ऐसी फोर्स जो दो चीज़ों को करीब लाएगी उसको हम नाम देंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का, और ऐसी फोर्स जो दूर ले जाएगी उसको हम नाम देंगे फोर्स ऑफ रिपल्शन का. इसके अलावा आपको थोड़ा सा और आइडिया भी होना चाहिए फोर्स के मुतालिक. देखिए कुछ फोर्सेस होती हैं बहुत ही स्ट्रांग और कुछ फोर्सेस हुआ करती हैं वीक. बेटा ऐसी फोर्सेस जो स्ट्रांग होती हैं उनको हम बोलते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस, और ऐसी फोर्सेस जो वीक हुआ करती हैं उनको हम नाम देते हैं किसका? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का. क्लियर हो गया? तो अब बेटा हम एक जनरल एग्जांपल के जरिए समझेंगे कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं क्या. देखो मैं फर्ज करता हूं कि मेरे पास ए और बी दो सेपरेट मॉलिक्यूल हैं. ए और बी दो, ये मेरे पास ए मॉलिक्यूल है और इधर मेरे पास क्या है? बी मॉलिक्यूल है. ए और बी दो सेपरेट मॉलिक्यूल हैं और फर्ज करें कि इनके दरमियान एक वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जिसको मैं नाम दे रहा हूं सी का. अब बेटे सी है कहां पर? बिटवीन द टू सेपरेट मॉलिक्यूल. ये दो मॉलिक्यूल जो सेपरेट हुए पड़े इनके दरमियान है. अब सी का काम क्या होगा? बेटा सी का काम ये होगा कि इस ए और बी को नियरेस्ट लाना, इस ए और बी को अट्रैक्ट करके नियरेस्ट लाना. तो सी इनको नियरेस्ट लेकर आएगी. तो पहला जो इसका काम है ये होगा नियरेस्ट लाना, यानी कि इन दोनों को करीब लाना. और जो दूसरा इसका काम ये है कि जब ये दोनों ए और बी एक दूसरे के करीब आ जाएंगे तब इनकी प्रॉपर्टीज जो है, यानी कि इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज बेटा वो क्या हो जाएंगी? स्पेसिफाई हो जाएंगी, मखसूस हो जाएंगी. क्लियर हो गया? सी है कहां पर? बिटवीन द टू सेपरेट मॉलिक्यूल. काम क्या है? इन सेपरेट मॉलिक्यूल को नियरेस्ट लाना, करीब लाना, और जब ये करीब आ जाएंगे तो प्रॉपर्टीज क्या हो जाएंगी? स्पेसिफाई हो जाएंगी. अब आपके लिए इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की डेफिनेशन लिखना कोई मुश्किल नहीं होगा. देखते हैं 1 2 3. इंटर की मीनिंग होती है हमारे पास बिटवीन, या आप ये कह सकते हैं इमंग. मॉलिक्यूलर्स पहले आपको बताया कि टू सेपरेट मॉलिक्यूल होंगे, टू सेपरेट मॉलिक्यूल. फोर्सेस बेटा अभी आपको बताया कि फोर्सेस इस केस में हमारे पास क्या है? वीक है. तो फोर्स क्या होगी हमारे पास? वीक होगी. तो चले अब लिखते हैं इसकी डेफिनेशन. देखो बिटवीन द टू सेपरेट मॉलिक्यूल, बिटवीन द टू सेपरेट molecule, weak force of attraction, weak force of attraction present which bring the molecules क्या करते हैं molecules को? nearest to each other, which bring the molecule nearest with each other, और जब वो एक दूसरे के करीब आ जाते हैं तो फिर give them specific physical properties, और उनको स्पेसिफिक फिजिकल प्रॉपर्टीज देती हैं नाउन एज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस. इनको हम नाम देते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का. समझ आ गई इसकी? अब जिस तरह बेटा आप लोग ना इंटर कर रहे हैं, अभी एफएससी वालों को इंटर ही कहते हैं ना भाई, इंटर कर रहे हैं. अब देखिए कि मैट्रिक को आप क्रॉस कर चुके और बैचलर को अभी आपने जाना है,
यानी कि आप मैट्रिक और बैचलर के दरमियान हैं, बिटवीन हैं, इसलिए आपको इंटर कहा जाए। इसीलिए बेटा यहाँ पर भी दो सेपरेट मालिक्यूल हैं। जिस तरह मैट्रिक और बैचलर अगर आप ये समझें कि वो दो सेपरेट मालिक्यूल हैं और उन दो सेपरेट मालिक्यूल के दरमियान आप क्या हैं, इंटर हो गए हैं, इसी तरह बेटा आप ये कह सकते हैं कि जब भी कोई दो सेपरेट मालिक्यूल होंगे, उन दो सेपरेट मालिक्यूल के दरमियान जो वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो उनको करीब लाएगी और उनको स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज देगी, वो क्या कहलाती है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कहलाती हैं। अब हम आते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस की तरफ। देखो इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस, इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या है, इसकी भी आपको एग्जांपल देता हूं। पहले देखो मेरे पास HCl एक मॉलिक्यूल है, HCl एक मॉलिक्यूल कह रहा हूं। इस HCl के एक मॉलिक्यूल के अंदर ये जो आपको कोवलेंट बॉन्ड दिखाई दे रहा है, इसको हम कोवलेंट लिंकेज भी कहते हैं। और ये लिंकेज किसकी वजह से है, इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से है। यानी दरअसल में ये इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस ही हैं जो इस लिंकेज को बना रहे हैं। और ये इस लिंकेज को बनाने के लिए हाइड्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मुकम्मल तौर पर ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये लिंकेज क्या है, बहुत ही स्ट्रांग है और इसको तोड़ने के लिए भी बहुत ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड है। आपको समझाना ये है कि मॉलिक्यूल यहाँ पर क्या होगा, एक ही होगा और उस एक ही मॉलिक्यूल के अंदर, उस एक ही मॉलिक्यूल के अंदर जो फोर्स, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, वो क्या कहलाएंगी, इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस कहलाएंगी। यानी कि मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम्स होते हैं, हाइड्रोजन और क्लोरीन, ये दोनों एटम है ना, इन दो एटम्स के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसको हम क्या कहेंगे, इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस कहेंगे। तो चले बढ़ते हैं इसकी डेफिनेशन की तरफ। 1 2 3। अब इंट्रा, इंट्रा की मीनिंग क्या है, इंट्रा की मीनिंग होती है विद इन मॉलिक्यूलर, मॉलिक्यूल लेंगे, याद रखना यहां पर 2 सेपरेट मॉलिक्यूल नहीं होंगे, बल्कि क्या होगा, एक ही मॉलिक्यूल होगा, वन मॉलिक्यूल होगा। और फोर्सेस बेटा मैं आपको बता चुका हूं कि फोर्सेस जो है वो यहां पर क्या है, स्ट्रांग है, वेरी स्ट्रांग। चलिए तो अब करते हैं इसकी डेफिनेशन, लिखिए जरा। within the molecule, within the molecule, molecule के अपने ही अंदर a strong force of attraction present known as intramolecular forces। मॉलिक्यूल के अपने ही अंदर विद इन द मॉलिक्यूल स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मौजूद होती है, और वो जो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या कहलाती है, इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस कहलाती हैं। आप इसको यूं भी लिख सकते हैं, बस यहां से मैं आपको बता देता हूं, विद इन द मॉलिक्यूल आर कंपाउंड, विद इन द मॉलिक्यूल आर कंपाउंड अ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द एटम्स और आयंस रेस्पेक्टिवली प्रेजेंट नाउन एज इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस। यानी कि एक ही मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम होते हैं उनके दरमियान, या कंपाउंड के अंदर जो आयंस होते हैं उनके दरमियान जो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो क्या कहलाती है, इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स कहलाती है। क्लियर हो गया? तो ये तो हो गया इसका पहला डिफरेंस, यानी कि उसमें भी आपने इंटर की डेफिनेशन लिखनी है और इंट्रा की डेफिनेशन लिख देनी है, और बाकी जो इसके डिफरेंसेस हैं वो हम एक कोड की मदद से करेंगे ताकि उसको याद करने में आपको आसानी महसूस हो। देखिए वो कोड है हमारे पास DNCS। डी फॉर हमारे पास क्या है भाई, डेफिनेशन ही कह दो, डी फॉर क्या होता है, डेफिनेशन होगा। और एन फॉर हमारे पास क्या होगा, एन फॉर होगा नेचर। सी फॉर हमारे पास क्या होगा, केमिकल प्रॉपर्टीज। और एस फॉर हमारे पास क्या होगा, स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग क्या चीज होगी, फोर्सेज होगी, और क्या होगी, देखो कि इस साइड में मैं लिख रहा हूं इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस, और इधर मेरे पास है इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो पहले में आपने डेफिनेशन लिख देनी है, डेफिनेशन के बाद आपने लिखना है दीज फोर्सेस रिलेटेड विद केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस। दीज फोर्सेस रिलेटेड विद केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस। ये जो इंट्रा है ये केमिकल प्रॉपर्टीज के साथ रिलेट करते हैं। क्यों?
क्योंकि इनमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली इन्वॉल्व होते हैं, बिकॉज वैलेंस इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली इन्वॉल्व इन दीज फोर्सेस। अगर हम इसकी बात करें तो यहां पर आप क्या लिखेंगे, दीज फोर्सेस रिलेटेड विद फिजिकल properties of substance because valence electron not completely involved in these forces. इसके बाद आपने लिखना है by these forces we can determine the nature of substance. इन फोर्सेस की मदद से हम किसी सब्सटेंस की नेचर मालूम कर सकते हैं, नेचर ऑफ सब्सटेंस। और भाई नेचर ऑफ सब्सटेंस से क्या मुराद होता है, अगर आपको कोई सब्सटेंस गिवन है उसकी नेचर से मुराद है कि उसके अंदर आयनिक बॉन्ड है, कोवलेंट है, मेटालिक है, वो कौन कौन से रिएक्शन देगा, इसको हम बोलते हैं नेचर, कि उसकी नेचर क्या है। और यहां पर हम लिखेंगे बाय दीज फोर्सेस वी कैन डिटरमाइन फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर या सब्सटेंस भी लिख सकते हैं। फिजिकल स्टेट से क्या मुराद है बेटा, सॉलिड है, लिक्विड है या फिर गैस है, यानी कि जो आपको सब्सटेंस गिवन है वो सॉलिड है, लिक्विड है या फिर गैस है, इसको हम फिजिकल स्टेट कहते हैं। और ये किससे मालूम होगी, हमें इंटर से मालूम होगी। अच्छा ये ख्याल करना बेटे, ये वाला जो भी मैंने आपको पॉइंट बताया है ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है कि इंपॉर्टेंस ऑफ इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो बेटा ये वाला जो पॉइंट है ये इसकी आपने इंपॉर्टेंस में लिख देना है, और इधर हमारे पास ये वाला जो पॉइंट है इसको भी आपने किस में लिख देना है, इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में। इसके बाद हमारे पास क्या है बेटा, दीज फोर्सेस आर वेरी स्ट्रॉन्ग, ये बहुत ज्यादा मजबूत होती हैं। क्यों, बिकॉज more energy is required to break it. इनको ब्रेक करने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए, बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए। जबकि ये फोर्सेस हमारे पास क्या हुआ करती हैं, वीक हुआ करती हैं। क्यों वीक हुआ करती हैं, बिकॉज लेस एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक दीज फोर्सेस। इसके बाद बेटा आपने लिखनी है एग्जांपल्स। एग्जांपल में क्या आ जाएगा, आयनिक बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड है, मेटालिक बॉन्ड है, ये बॉन्ड आ जाएंगे इसके अंदर। जबकि इंटर के अंदर क्या आ जाएगा, डाइपोल फोर्सेस, इंड्यूस डाइपोल फोर्सेस, इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस डाइपोल फोर्सेस, और इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड भी इसी के अंदर आ जाएगा। ठीक हो गया बेटे, तो ये तो हो गया इसका डिफरेंस। अब हम आगे चलते हैं कि व्हाई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर वीकर देन इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस। बेटा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, काफ़ी दफ़ा एग्जाम में आ चुका है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक क्यों होती हैं और इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग क्यों होती हैं, इसकी रीज़न क्या है। बेटा इसकी रीज़न ये है जो आपको मैं एग्जांपल के जरिए समझा देता हूँ। आपने अभी पढ़ा हुआ है कि इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस विद इन द मॉलिक्यूल, यानी कि एक मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम्स होते हैं उनके दरमियान मौजूद होती है। एक मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम्स होते हैं या कंपाउंड के अंदर जो आयंस होते हैं उनके दरमियान मौजूद होती है। अब बेटा ये वाली लिंकेज जो है, पहला पॉइंट तो यही बनेगा ना, क्योंकि इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस विद इन द मॉलिक्यूल प्रेजेंट होती है। पहला पॉइंट आपने ये लिखना है, विद इन द मॉलिक्यूल। और दूसरा क्या बनेगा, ये जो लिंकेज है बेटे, लिंकेज इसमें क्या होती है, स्ट्रांग होती है। लिंकेज क्यों स्ट्रांग होती है, बिकॉज वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वी इलेक्ट्रॉन जो है कंप्लीटली मुकम्मल तौर पर वो पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। एनर्जी की अगर हम बात करें तो मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक दिस लिंकेज। इस लिंकेज को ब्रेक करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए। जबकि अगर हम बात करें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की तो वो हमारे पास दो सेपरेट मॉलिक्यूल, इसमें आपने दो मॉलिक्यूल शो कर लेने, दो सेपरेट मॉलिक्यूल के दरमियान होती हैं। अब ये जो दो सेपरेट मॉलिक्यूल के दरमियान है ये वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो इधर हमारे पास लिंकेज जो है, ये लिंकेज क्या होगी बेटे, वीक होगी। अगर वीक लिंकेज है क्यों, बिकॉज वैलेंस इलेक्ट्रॉन नॉट कंप्लीटली पार्टिसिपेट इन दिस फोर्सेस। इस फोर्सेस के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वी इलेक्ट्रॉन जो है वो कंप्लीटली पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। इसके अलावा बेटे
अगर हम एनर्जी की बात करें तो एनर्जी इधर क्या होगी, लेस रिक्वायर्ड होगी इनको ब्रेक करने के लिए। तो ये आप लिख सकते हैं। पहले आपने क्या लिखना है, क्योंकि इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस विद इन द मॉलिक्यूल मौजूद होती हैं और विद इन द मॉलिक्यूल लिंकेज जो है वो बड़ी स्ट्रांग होती है। क्यों स्ट्रांग होती है, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो कंप्लीटली पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं और इस लिंकेज को ब्रेक करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए। जबकि अगर हम बात करें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस दो सेपरेट मॉलिक्यूल के दरमियान मौजूद होती हैं और इस तरह की जो लिंकेज होती है वो बड़ी वीक होती है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी मुकम्मल तौर पर पार्टिसिपेट नहीं कर रहे होते और एनर्जी भी बहुत कम चाहिए इस लिंकेज को ब्रेक करने के लिए। और यही वजह है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीकर होती हैं, किससे, इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस से। तो चलें जरा लिख लें, अब मैं यहाँ पर नहीं लिखूंगा, आप खुद लिख लें। बिकॉज इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस प्रेजेंट विद इन द मॉलिक्यूल टू फॉर्म अ लिंकेज and this linkage is very strong because valence electron participate in this linkage and more energy is required to break this linkage, while intermolecular forces are present between two separate molecule to form a linkage. This linkage is very weak because valence electron not completely participate in this linkage and less energy is required to break this linkage. Due to this reason intermolecular forces are weaker than intramolecular forces. क्लियर हो गया? तो चले इसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। बेटा हम बात कर रहे होंगे टाइप्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के ऊपर। टाइप्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो टाइप्स में जिसको हमने डिस्कस करना है सबसे पहले वो हमारे पास है डाईपोल फोर्सेस। डाईपोल फोर्सेस। डाई का मतलब होता है क्या, यस दो होता है। पोल्स का मतलब होता है पोलैरिटी, और पोलैरिटी कब आती है, पोलैरिटी का मतलब ये होता है कि जब किसी मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फर्क पाया जाता है तो उसके एक साइड पे आ जाता है पार्शियल प्लस और दूसरी साइड पे आ जाता है पार्शियल नेगेटिव। तो इसको हम नाम देते हैं पोलैरिटी, यानी कि पोल्स का नाम देते हैं। यानी कि दो पोल्स से मुराद ये है दो चार्ज आप कह सकते हैं, प्लस और पार्शियल प्लस और पार्शियल माइनस का। एज यहाँ भी ऐसे होगा, पार्शियल प्लस एंड पार्शियल माइनस। फोर्सेस आपको पता है कि यहाँ पर वीक है। अब देखिए बेटा ऐसी फोर्सेस जो दो डाईपोल के दरमियान फोर्सेस एग्जिस्ट करती हैं, वो फोर्सेस हमारे पास क्या कहलाती हैं, डाईपोल फोर्सेस कहलाती हैं। ऐसी फोर्सेस जो दो डाईपोल्स के दरमियान एग्जिस्ट करती हैं, ये क्या कहलाती हैं, डाईपोल फोर्सेस कहलाती हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं इसकी डेफिनेशन से। अब होता क्या है बेटे, इसकी डेफिनेशन जब आप लिखेंगे, वैसे मल्टीपल डेफिनेशन है, एक दो चलो मैं बता देता हूँ। The force of attraction between the positive end of one dipole, ब्रैकेट में लिख लेंगे आप पोलर मॉलिक्यूल and negative end of other dipole, ये भी हमारे पास क्या होगा, पोलर होगा, known as डाईपोल फोर्सेस। यानी कि एक डाईपोल के पॉजिटिव एंड और दूसरे डाईपोल के नेगेटिव एंड के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, इन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम नाम देंगे किसका, डाईपोल फोर्सेस का। अगर आपको ये पसंद ना आए तो आप यूं भी लिख सकते हैं, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू अपोजिट एंड्स। ये खुद लिख ले आप, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू अपोजिट एंड्स ऑफ टू पोलर सेपरेट मॉलिक्यूल नाउन एज डाईपोल फोर्सेस। अगर आपको ये अच्छी लगे तो एक और भी आप लिख सकते हैं, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पॉजिटिव एंड ऑफ वन पोलर मॉलिक्यूल
and negative end of other polar molecule known as dipole-dipole forces। क्लियर हो गया? इसकी एक्सप्लेनेशन ये मैं यहाँ नहीं लिखूंगा, आप खुद जरा लिख लें, आपको बता देता हूँ। When two polar molecule, क्योंकि बेटा दोनों के दोनों पोलर ही होंगे ना, इधर भी डाइपोल है, इधर भी डाइपोल है, इधर भी पोलैरिटी है, इधर भी पोलैरिटी है पहले से, तो जाहिर सी बात है ये भी पोलर होगा और ये भी क्या होगा, पोलर ही होगा। चलिए जरा लिखिए इसकी एक्सप्लेनेशन। When two polar molecule come nearest to each other, when two polar molecule come nearest to each other, then positive end of one molecule attract negative end of positive end of one molecule attract negative end of other molecule by the forces and these forces known as dipole-dipole forces। तो ये हो गई इसकी एक्सप्लेनेशन। चलते हैं अब एग्जांपल की तरफ। एग्जांपल में आप ले सकते हैं HCl, इसके अंदर भी डाइपोल-डाइपोल फोर्सेस हैं। आप ले सकते हैं क्लोरोफॉर्म CHCl3, इसके अंदर भी डाइपोल-डाइपोल फोर्सेस हैं। अगर आप इसको भी ना लें तो कीटोन के अंदर, कीटोन इसके अंदर भी डाइपोल-डाइपोल फोर्सेस हैं। ये इन तीनों के अंदर डाइपोल-डाइपोल फोर्सेस हैं क्योंकि तीनों क्या है, पोलर है, इसलिए बेटे। अब देखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल हम HCl वाले एग्जांपल लेते हैं। HCl एक पोलर मॉलिक्यूल है। क्यों पोलर मॉलिक्यूल है? क्योंकि हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस पाया जाता है। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम होने की वजह से इस पर क्या आ जाता है, पार्शियल प्लस आ जाता है, जबकि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से इस पर क्या आ जाता है, पार्शियल माइनस आ जाता है। अब देखिए एज दूसरे मॉलिक्यूल पर भी ऐसा ही होगा। अब इसमें होता यह है कि ये दोनों के दोनों पोलर मॉलिक्यूल हैं। जब ये एक दूसरे के करीब आते हैं तो पॉजिटिव एंड ऑफ वन मॉलिक्यूल, ये वाला जो पॉजिटिव एंड है, अट्रैक्ट द नेगेटिव एंड ऑफ other molecule by the forces and these forces known as dipole-dipole forces। जब दो HCl जो कि पोलर मॉलिक्यूल हैं एक दूसरे के करीब आते हैं तो पार्शियल नेगेटिव क्लोरीन एटम अट्रैक्ट करता है पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम को। किस फोर्स के जरिए अट्रैक्ट करता है? वो फोर्स है डाइपोल-डाइपोल फोर्सेस, क्योंकि इधर भी डाइपोल बन रहा है और इधर भी डाइपोल बन रहा है। और मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि जब दो डाइपोल फोर्सेस, दो डाइपोल के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पैदा हो जाए तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो क्या होती है, डाइपोल-डाइपोल फोर्सेस ही होती है। और क्या होती है, ठीक हो गया। इसकी थ्योरी में आप लिखेंगे HCl is a polar molecule due to difference in electronegativity between hydrogen and chlorine. Hydrogen is less electronegative atom, so it has partial positive charge, while chlorine is a more electronegative atom and has partial negative charge. When two separate molecules of HCl come nearest to each other, then partial negative chlorine atom attract the partial positive hydrogen atom of other molecule by the forces and these forces known as dipole-dipole forces। तो ये थ्योरी आपने इसके एक्सप्लेनेशन में फिर साथ लिख देनी है। अगर हम बात करें CHCl3, दिस इज क्लोरोफॉर्म, ये H हो गया और 3 Cl आपने लगा देने ऐसे, Cl क्लोरोफॉर्म। ये एक मॉलिक्यूल है, आपको पता है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज्यादा है तो क्या होगा, माइनस ही होगा। और क्या होगा, जबकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो इस पर क्या हो जाएगा बेटा, प्लस हो जाएगा। चलें आप इसको भी छोड़ें क्योंकि यहाँ पर हमारा काम जो है वो इसके साथ है, आप इसको मेंशन कर लें, इसके साथ हमारा काम है, प्लस आ जाएगा Cl माइनस माइनस माइनस, इधर क्या है, प्लस है। अब देखिए बेटा ये दोनों के दोनों पोलर मॉलिक्यूल हैं। क्लोरोफॉर्म जो है वो पोलर मॉलिक्यूल है। क्यों पोलर मॉलिक्यूल है? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फर्क पाया जाता है इसलिए। और जब ये दो क्लोरोफॉर्म मॉलिक्यूल जो कि पोलर मॉलिक्यूल हैं ये एक दूसरे के नियरेस्ट आएंगे तो पॉजिटिव एंड ऑफ वन मॉलिक्यूल यानी कि पार्शियल पॉजिटिव एंड से मुराद क्या है, पार्शियल हाइड्रोजन एटम ऑफ क्लोरोफॉर्म अट्रैक्ट the partial negative chlorine atom of other chloroform by the forces and these forces known as dipole-dipole
फोर्सेस, क्योंकि दो डाइपोल के दरमियान है इसलिए क्या कहलाएंगी, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस कहलाएंगी। इसके बाद अगर हम बात करें कीटोन की, तो बेटे कीटोन में भी हमारे पास यही काम होता है। देखिए इसके अंदर कार्बोनिल ग्रुप मौजूद है, ऑक्सीजन पर क्या होगा, माइनस होगा, जबकि कार्बन पर क्या होगा, प्लस होगा। बेटे देखिए यहाँ पर पोलैरिटी पाई जाती है, और इसी तरह से जब ये दो मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब आएंगे तो अट्रैक्शन क्रिएट हो जाएगी, किसके दरमियान, ऑक्सीजन और कार्बन के दरमियान, ठीक है। और वो वाली अट्रैक्शन जो है वो क्या कहलाएगी, डाइपोल डाइपोल फोर्स कहलाएगी। अजान हो जाएगी इंशाल्लाह, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। जी बेटे हमने एग्जांपल डिस्कस कर लिए हैं। इसके बाद अब हम बात करेंगे कि कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं किस पर, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस पर। ये बात समझने वाले ज़रा, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस पर कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, यानी कि फैक्टर अफेक्ट ऑन डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। कौन कौन से वो फैक्टर हैं जो डाइपोल डाइपोल फोर्सेस पर अफेक्ट करते हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। तो बेटा दो फैक्टर हैं, एक तो ये है कि डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और दूसरा जो है वो हमारे पास है इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस। ये दो फैक्टर हैं। अब देखिए डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये थ्योरी आप खुद लिख लेंगे बेटा। जितना ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फर्क ज्यादा होगा उतना ही वो मॉलिक्यूल पोलर होगा, और जितना ज्यादा वो मॉलिक्यूल पोलर होगा उतना ही ज्यादा डाइपोल डाइपोल फोर्सेस होंगी। यानी कि जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फर्क ज्यादा होगा उतनी डाइपोल डाइपोल फोर्सेस भी ज्यादा होंगी। तो आप कह सकते हैं ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस के। क्यों, क्योंकि जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फर्क ज्यादा होगा उतना ही मॉलिक्यूल पोलर होगा, उतनी यानी कि पोलैरिटी ज्यादा होगी। जितनी पोलैरिटी ज्यादा होगी उतनी डाइपोल डाइपोल फोर्सेस भी क्या होंगी, ज्यादा होंगी। अब हम बात करते हैं इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस की। बेटे इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस जो है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस के। क्यों, क्योंकि इसकी वजह यह है कि जितना इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस ज्यादा होगा, जितना इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा, उतना ही डाइपोल डाइपोल फोर्सेस कम होगी। अब क्यों कम होगी, ये आपको एक मिसाल भी हो जाएगी, और वो शॉर्ट क्वेश्चन भी है, वो भी पूछा जाता है कि लिक्विड के अंदर डाइपोल डाइपोल फोर्सेस स्ट्रांग क्यों होती हैं और गैसेस के अंदर वीक क्यों होती हैं। इस तरह से आपको समझ भी आ जाएगी, वो शॉर्ट क्वेश्चन भी हो जाएगा। सवाल ये होता है कि वाई डाइपोल डाइपोल फोर्सेस, वाई डाइपोल डाइपोल फोर्सेस आर strong in liquid but weak in gases। लिक्विड में क्यों स्ट्रांग होती हैं और गैसेस में क्यों वीक होती हैं, ये इसकी वजह क्या है। बेटे जाहिर सी बात है कि अगर मैं बात करूं गैसेस की, तो गैसेस में मॉलिक्यूल एक दूसरे से क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं। जब एक दूसरे से दूर दूर हैं तो इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस या इंटर एटॉमिक डिस्टेंस जो है वो क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा। अगर इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस ग्रेटर हो गया, यानी इंटर एटॉमिक डिस्टेंस से ग्रेटर होने से इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस भी ग्रेटर हो जाएगा, और अगर इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस ग्रेटर है तो डाइपोल डाइपोल फोर्सेस भी क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी, क्योंकि वो इन्वर्सली है। इसी तरह लिक्विड के अंदर मॉलिक्यूल क्या होते हैं, एक दूसरे के क्लोज होते हैं,
नियरेस्ट होते हैं, नज़दीक होते हैं, इनके इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस क्या होता है, कम होता है। अगर इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस कम हो जाएगा तो लिक्विड के अंदर डाइपोल डाइपोल फोर्सेस भी क्या हो जाएंगी, ज़्यादा हो जाएंगे। क्लियर हो गया। इसके अलावा एक और क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि गैसेस का जो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट है वो कम होता है, जबकि लिक्विड का क्या होता है, ज़्यादा। तो उसमें भी आपने यही कहना है, क्योंकि गैसेस के अंदर मॉलिक्यूल्स जो है वो एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं, इनके इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस ज़्यादा होता है। जब इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस ज़्यादा होता है तो डाइपोल डाइपोल फोर्सेस कम होती हैं, जबकि लिक्विड के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बहुत ही कम होता है, या आप कह सकते हैं बहुत ही कम होता है, ठीक है, जिसकी वजह से डाइपोल डाइपोल फोर्सेस ज़्यादा होगी। और अगर डाइपोल डाइपोल फोर्सेस ज़्यादा है तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा बेटा, ज़्यादा हो जाएगा। क्लियर हो गया। ये तो था फैक्टर अफेक्ट ऑन डाइपोल डाइपोल फोर्सेस, इनके डाइपोल डाइपोल फोर्सेस पर जो फैक्टर अफेक्ट करते हैं। अब हम एक और जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो ये है कि डाइपोल डाइपोल फोर्सेस किन चीज़ों पर अफेक्ट करती है। देखिए पहले ये है कि डाइपोल डाइपोल फोर्सेस पर कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, और अब क्या है कि डाइपोल डाइपोल फोर्सेस किन फैक्टर पर असरअंदाज होती है। और आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि डाइपोल डाइपोल फोर्सेस थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज पर कैसे असरअंदाज होती है। हाउ डाइपोल डाइपोल फोर्सेस अफेक्ट ऑन थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हाउ डाइपोल डाइपोल फोर्सेस अफेक्ट ऑन थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज, ये थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज पर कैसे असरअंदाज होती है। और भाई जाहिर सी बात है, अभी भी आपको बताया कि अगर डाइपोल डाइपोल फोर्सेस क्या है, ग्रेटर है, तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, ग्रेटर होगा। इसी तरह थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज होती क्या है, हीट ऑफ सब्लिमेशन होती है, हीट ऑफ वेपोराइजेशन होती है, हीट ऑफ कंबस्शन होती है, ईटीसी। ये सारी की सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, ग्रेटर हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि डाइपोल फोर्सेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज। जितनी डाइपोल डाइपोल फोर्सेस ज़्यादा होंगी उतनी थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज भी क्या होंगी, ज़्यादा होंगी। समझ आ गई है। तो यहाँ तक ये तो हमारे पास था डाइपोल डाइपोल फोर्सेस का। इसके बाद हम बात करेंगे आयन डाइपोल फोर्सेस की। बेटा ये आयन डाइपोल फोर्सेस आपके कोर्स में है नहीं, इसलिए आपको थोड़ा सा बस जस्ट बता देता हूँ, कोई ज़्यादा नहीं बताता इस पर, क्योंकि कोर्स में नहीं है। देखिए आयन डाइपोल फोर्सेस, आयन आपके पास कोई भी हो सकता है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है। डाइपोल तो आपको पता है ना, कोई पोलर मॉलिक्यूल होगा, यानी जिस पर पार्शियल प्लस होगा और पार्शियल क्या होगा, माइनस होगा। अब आप ये कह सकते हैं कि आयन और डाइपोल के दरमियान, आयन और डाइपोल के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट होते हैं या पैदा होती हैं वो क्या कहलाती हैं, आयन डाइपोल फोर्सेस कहलाते हैं। कोर्स में है नहीं इसलिए इसकी ज़्यादा डिटेल नहीं बता रहा आपको। इसके बाद हम डिस्कस कर रहे हैं डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। देखिए डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, फिर से वही बात है, डाइपोल तो आपको पता चल गया होगा ना, पार्शियल प्लस और पार्शियल क्या है, माइनस, ये हो गया डाइपोल। इसका मतलब ये कि यहाँ पर हमारे पास क्या है, परमानेंट पोलर मॉलिक्यूल है, क्योंकि परमानेंट पोलर मॉलिक्यूल होगा ना तब भी हमारे पास क्या हो जाएगी, यहाँ पर पोलैरिटी जो है वो कंप्लीटली आप ये कह सकते हैं आ जाएगी, पोलर मॉलिक्यूल है। इंड्यूस्ड डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल यानी कि डाइपोल इंड्यूस्ड होगा, पहले से डाइपोल नहीं है। इट मीन कि ये पहले से पोलर नहीं है, बल्कि पहले से ये हमारे पास क्या है, जो दूसरा मॉलिक्यूल है ये नॉन पोलर है। हाँ ये अलग बात है कि अब ये पोलर बन जाएगा, पहले पोलर नहीं था, पहले नॉन पोलर था, पोलर बन जाएगा। किसकी वजह से पोलर बन जाएगा, इस डाइपोल की पोलैरिटी की वजह से। इस डाइपोल की वजह से डाइपोल जो है ये इस दूसरे यानी कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल के अंदर इंड्यूस हो जाएगा। तो इसलिए इस नॉन पोलर को भी हम ना, क्योंकि ये बाद में पोलर बन जाएगा, इसलिए इसको हम नाम देंगे इंड्यूस्ड डाइपोल का। क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर डाइपोल जो है वो इंड्यूस्ड हो चुका है, इसलिए कह रहे हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द डाइपोल यानी कि परमानेंट पोलर मॉलिक्यूल एंड इंड्यूस्ड डाइपोल मीन नॉन पोलर मॉलिक्यूल known as dipole induced dipole forces। तो चले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं जरा। The force of attraction
between permanent dipole, तो यहां से भी आप जज कर सकते हैं परमानेंट डाइपोल, ब्रैकेट में लिखेंगे पोलर मॉलिक्यूल एंड इंड्यूस्ड डाइपोल, और यहां पर क्या लिखेंगे नॉन पोलर मॉलिक्यूल। देखिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन परमानेंट डाइपोल यानी कि पोलर मॉलिक्यूल और नॉन पोलर मॉलिक्यूल के दरमियान जो है, इसको हम किसका नाम देंगे, नाउन एज डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। इसको हम किसका नाम देंगे, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल का। क्लियर हो गया। अब इसकी एक्सप्लेनेशन में आप लिखेंगे एक्सप्लेनेशन में आप क्या लिखेंगे बेटा, इसमें आप लिखेंगे क्योंकि एक मॉलिक्यूल पोलर है और दूसरा क्या है नॉन पोलर है, तो आप ये लिखेंगे व्हेन वन पोलर एंड वन नॉन पोलर मॉलिक्यूल कम क्लोज टू ईच अदर, एक दूसरे के करीब आते हैं, या कम नियरेस्ट टू ईच अदर, एक दूसरे के नियरेस्ट आते हैं, देन इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल डिस्टर्ब्ड, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है नॉन पोलर मॉलिक्यूल का वो क्या हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। किसकी वजह से, इस पोलर मॉलिक्यूल की वजह से। दस पोलैरिटी इज इंड्यूस्ड इन नॉन पोलर मॉलिक्यूल, नॉन पोलर मॉलिक्यूल के अंदर पोलैरिटी जो है वो क्या हो जाती है, इंड्यूस्ड हो जाती है। और इस तरह के जो फोर्सेज होते हैं जिनके डाइपोल और इंड्यूस्ड डाइपोल के दरमियान जो फोर्सेज पाई जाती है वो क्या कहलाते हैं, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेज कहलाते हैं। तो चले ये तो होगी इसकी एक्सप्लेनेशन। अब हम इसकी आते हैं एग्जांपल के ऊपर। एग्जांपल में आप लिख सकते हैं कि हीलियम, आप वैसे ये भी लिख सकते हैं, एक लेंगे आप पोलर मॉलिक्यूल जो कि HCl है, और दूसरा आप ले सकते हैं नियॉन ले सकते हैं, नॉन पोलर है। बेटा देखिए ये पोलर मॉलिक्यूल है और नियॉन हमारे पास क्या है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। व्हेन वन पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल कम नियरेस्ट टू ईच अदर, देन इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल डिस्टर्ब, electronic cloud of non-polar molecule disturbed due to the polar molecule, thus polarity is induced in non-polar molecule, इस non-polar molecule के अंदर polarity induce हो जाएगी, and the forces which act between the permanent polar molecule and non-polar molecule known as dipole induced dipole forces। तो चले थोड़ा ये फिगर के जरिए भी आपको समझा देता हूँ। पार्शियल प्लस है, पार्शियल माइनस, इसका मतलब क्या है कि ये पोलर मॉलिक्यूल है और इधर हमारे पास बेचारा नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, ये सारा नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, इलेक्ट्रॉन की कोई तरतीब नहीं है। अब देखिए बेटा इधर जो पार्शियल माइनस है, इट मींस इधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है। अब इसके जो इलेक्ट्रॉन है वो इन इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन और ये वाला इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और इस रिपल्शन के नतीजे में ये वाला, अगर ये मैं माइनस कहूँ तो ये माइनस कहाँ पर आ जाएगा, पीछे आ जाएगा, और ये वाला माइनस कहूँ ये भी माइनस क्या आ जाएगा, इधर पीछे आ जाएगा, ये वाला माइनस भी क्या करेगा, पीछे आ जाएगा, ये वाला माइनस भी पीछे और ये वाला माइनस भी पीछे। तो हमारे पास नेट रिजल्ट में क्या बनेगा, ये तो पहले से पोलर था, अब ये भी पोलर हो जाएगा, था नहीं हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर पोलैरिटी इंड्यूस हो गई है। अब ये प्लस आगे आ जाएगा और इधर क्या आ जाएगा फिर माइनस, या इसको भी आप पार्शियल कह सकते हैं क्योंकि इंड्यूस हुआ है, ठीक है ना जी। अब देखिए हुआ ये है कि इसके जो इलेक्ट्रॉन थे और इस नॉन पोलर मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन जो थे उनके दरमियान रिपल्शन पैदा हुई, और उस रिपल्शन के नतीजे में ये इलेक्ट्रॉन ऐसे पीछे की तरफ आ गए, ठीक है ना। अगर आप ये एंड्स तब्दील कर दें तो फिर यहाँ भी एंड्स क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्या है, एग्जांपल में आपने क्या लिखना है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl और नियॉन का मिक्सचर जो है, अगर हम इन दोनों को मिक्स कर दें तब जो हमारे पास फोर्सेस क्रिएट होंगी वो क्या होंगे, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस पैदा होंगी, ठीक हो गया। याद रखना जब भी एक मॉलिक्यूल पोलर हो और दूसरा नॉन पोलर मॉलिक्यूल हो तो उस टाइम जो फोर्सेस क्रिएट होंगी वो क्या होंगे, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस ही होंगी। इसके बाद मैं डिस्कस करने वाला हूं
इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल, इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल। माशाअल्लाह। और भाई इंस्टेंटेनियस डाइपोल ना ये पोलर है ना ये पोलर है, वैसे पोलर हो भी सकते हैं लेकिन यहां पर इस केस में जो सिग्निफिकेंट है वो हमारे पास नॉन पोलर की होगी। इंस्टेंटेनियस डाइपोल, नॉन पोलर। इंस्टेंटेनियस बोलते हैं लम्हाती को, यानी कि मोमेंटेरी को। मोमेंटेरी कह सकते हैं या आप इसको टेम्पोरेरी कह सकते हैं, टेम्पोरेरी। आरजी, आरजी डाइपोल, ये खुद भी आरजी है। इंड्यूस्ड डाइपोल, अब देखिए खुद आरजी है और दूसरे को भी ये क्या करेगा, पोलर करेगा, क्योंकि दूसरा भी क्या है, नॉन पोलर है। हाँ, ये बात अलग है कि इसके अंदर डाइपोल जो है वो इंड्यूस हो जाएगा, डाइपोल इसके अंदर उभर आएगा इस नॉन पोलर मॉलिक्यूल के अंदर। तो आप ये कह सकते हैं डेफिनेशन के अंदर द मोमेंटेरी और टेम्परेरी लिख देंगे यहां पर, टेम्पोरेरी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन, किसके दरमियान है, इंस्टेंटेनियस डाइपोल एंड इंड्यूस्ड डाइपोल। लम्हाती फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो एक लम्हे के लिए बनेंगे फिर टूटेंगे, फिर बनेंगे फिर टूटेंगे, क्योंकि इनकी लाइफ जो है वो शॉर्ट होती है। मोमेंटेरी यानी कि टेम्परेरी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके दरमियान है, बिटवीन इंस्टेंटेनियस डाइपोल एंड इंड्यूस्ड डाइपोल, नाउन एज इंस्टेंटेनियस डाइपोल और इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। बेटा इन फोर्सेस को फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सप्लेन किया था 1930 के अंदर, किसने किया था, जर्मन केमिस्ट था, जर्मन फिजिसिस्ट था, जिसका नेम था फ्रिट्ज लैंडन। इसने इनको एक्सप्लेन किया था, जिसकी वजह से इन फोर्सेस का जो और नेम है वो पड़ गया लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। बेटा इन्हीं फोर्सेस को हम नाम देते होते हैं, किसका, लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस का। क्यों नाम देते हैं, क्योंकि इनको फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सप्लेन किया था जर्मन फिजिसिस्ट ने, फ्रिट्ज, जिसका नेम था फ्रिट्ज लंदन, इसने एक्सप्लेन किया था और इसी के नेम की वजह से इनको लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस भी कहा जाता है। अब हम बात करेंगे इनकी अक्रेस की, ये किस किस के दरमियान पाई जाती है। इंपॉर्टेंट है भाई, ये समझना है आपने इसको, इंपॉर्टेंट चीज। अक्रेस ये किस किस चीज में पाए जाते हैं। देखिए मॉलिक्यूल, ये फोर्सेस जो है ये पोलर के दरमियान भी हो सकती हैं, पोलर नॉन पोलर के दरमियान भी हो सकती हैं, नॉन पोलर के दरमियान भी हो सकती हैं। लेकिन याद रखना ज्यादातर किसमें होंगी, इसमें नहीं होंगी, इसमें भी नहीं होंगी, तो किसमें ज्यादातर होंगी। बेटा ज्यादातर ये जो फोर्सेस हैं ये होती हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल के दरमियान, इनके नॉन पोलर मॉलिक्यूल जब एक दूसरे के करीब आएंगे तभी ये फोर्सेस क्रिएट होंगी। ये सिग्निफिकेंट होती हैं, एमसीक्यू अगर पूछा जाए ना कि ज्यादातर किसके अंदर होती है, इनकी सिग्निफिकेंट किस में होती है, तो ये सिग्निफिकेंट होती है नॉन पोलर मॉलिक्यूल के दरमियान, ना कि पोलर और पोलर नॉन पोलर के दरमियान। क्लियर हो गया। वैसे हो सकती है सबके अंदर, सिग्निफिकेंट जो है वो किसके अंदर होती है, नॉन पोलर के दरमियान। तो चले अब हम इसकी एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। एग्जांपल में आप वैसे, क्योंकि अभी मैंने नॉन पोलर का कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हैं, वो आपके पास नोबल गैसेस हो सकती है, सारी की सारी नोबल गैसेस, कोई भी नोबल गैस हो सकती है। इसके अलावा हैलोजन हो सकते हैं, ये भी कोई हो सकता है। इसके अलावा बेटे H2 हो गया, इसके अलावा आपके पास CH4 हो गया, यानी कि कोई भी मीथेन है, हेक्सेन है, हेप्टेन है, इस तरह की कोई चीज़ भी हो सकती है। C2H6 हो सकता है, C3H8 हो सकता है, etc। इन सब के अंदर जो फोर्सेज हैं वो कौन सी है, लंदन फोर्सेज है। क्यों, क्योंकि ये सारे के सारे क्या है बेटा, नॉन पोलर मॉलिक्यूल के दरमियान हमेशा
क्या होंगी? लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस ही होंगी, इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस ही होंगी। तो चलें फिलहाल मैं इसके एक एग्जांपल लेता हूं कि मेरे पास हीलियम का ये एक एटम है, कोई चार्ज सेपरेशन नहीं है, और दूसरा हीलियम जो है जब इसके करीब आएगा, पहले इसमें भी कोई चार्ज सेपरेशन नहीं है, जब ये दो हीलियम के एटम एक दूसरे के क्लोज आएंगे, यानी कि ये भी हीलियम है और ये भी हमारे पास क्या बेटे हीलियम है, जब ये एक दूसरे के क्लोज आएंगे तो पहले वाला काम है वही बात होगी कि इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन पैदा होगी, और जिसकी वजह से एक थोड़े लम्हे के लिए चार्ज सेपरेट हो जाएगा, जिनके पार्शियल प्लस और पार्शियल नेगेटिव में, इधर पार्शियल प्लस और पार्शियल नेगेटिव में, ये थोड़े लम्हे के लिए होगा। जब ये एक दूसरे के करीब आएंगे तब थोड़े लम्हे के लिए चार्ज सेपरेशन पैदा हो जाएगी, जिसकी वजह से आप इसको यूँ भी कह सकते हैं कि फिर भी वही उसी तरह से ड्रा कर लेना है, पार्शियल प्लस और पार्शियल माइनस, आगे भी ऐसे ड्रा कर लेंगे पार्शियल प्लस और पार्शियल माइनस। देखिए ये दोनों नॉन पोलर मॉलिक्यूल हैं। व्हेन टू हीलियम एटम कम नियरेस्ट टू ईच अदर देन रिपल्शन अकर बिटवीन द इलेक्ट्रॉन ऑफ बोथ एटम्स। इन दोनों एटम्स के दरमियान रिपल्शन जो है वो अकर होगी, ये दोनों मॉलिक्यूल भी कह सकते हैं, इन दोनों मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन जो है उनके दरमियान रिपल्शन अकर होगी, और उस रिपल्शन के नतीजे में आप ये कह सकते हैं एक के अंदर डाइपोल आ जाएगा और ये डाइपोल दूसरे के अंदर इंड्यूस हो जाएगा। ये जो डाइपोल आया है इसके अंदर ये भी लम्हाती है, कुछ लम्हे के लिए डाइपोल बनेगा, फिर टूट जाएगा, फिर और डायरेक्शन में बन जाएगा, फिर डायरेक्शन चेंज हो जाएगी और डायरेक्शन में बन जाएगा। क्यों टूटेगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो हर वक्त मोशन में रहते हैं, इलेक्ट्रॉन ऑलवेज इन मोशन, इलेक्ट्रॉन हमेशा मूवमेंट करते रहते हैं। इसकी वजह से ये जो डाइपोल इधर बनेगा ये टूटेगा, फिर बनेगा, फिर टूटेगा, फिर नई डायरेक्शन में बन जाएगा। अब ये जो डाइपोल लम्हाती बना है वो इस दूसरे के अंदर क्या हो जाएगा? इंड्यूस हो जाएगा। तो आप यहाँ से देख सकते हैं पहले बनेगा लम्हे के तौर पर बनेगा और दूसरे में क्या हो जाएगा? इंड्यूस हो जाएगा। तो इस तरह की जो फोर्सेज होती है इनको हम किसका नाम देते हैं? लंदन फोर्सेज का नाम देते हैं। अब बेटे एक दो और क्वेश्चन कर लेते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको यह कहा जाएगा कि वाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ C2H6 इज लेस देन that of C6H14। इसकी वजह क्या है बेटे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरा सोचे, बता भी चुका हूं आपको। देखो कि अगर हम बात करें C2H6 की तो C2H6 इसके अंदर कितने एटम है टोटल? 2 + 6 कितने होते हैं? 8 एटम्स होते हैं हमारे पास। अगर हम बात करें C6H14 की तो इसके अंदर कितने एटम है? 6 + 14, ये कितने हो जाएंगे? 20 एटम्स हो जाएंगे। अब देखो जितना नंबर ऑफ एटम्स बढ़ते जाएंगे, जितना नंबर ऑफ एटम्स बढ़ते जाएंगे उतना ही हमारे पास आप ये कह सकते हैं कि मॉलिक्यूलर मास जो है वो बढ़ता जाएगा। अब इसका मॉलिक्यूलर मास कम ही होगा, किससे? इससे। आप कैलकुलेट कर लेना, देखिए ना नंबर ऑफ एटम कम है तो इसका मॉलिक्यूलर मास भी मॉलिक्यूलर मास जो है वो भी क्या होगा? लेस होगा, और इसका मॉलिक्यूलर मास क्या होगा? ग्रेटर होगा। जितना मॉलिक्यूलर मास ग्रेटर होगा उतना ही हमारे पास आप ये कह सकते हैं कि लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस क्या होंगी? ज्यादा होंगी, और जितनी लंदन फोर्सेस ज्यादा होंगी उतना मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा? ज्यादा होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये कह सकते हैं कि दोनों के दोनों ये नॉन पोलर है, C2H6 भी नॉन पोलर है, C6H14 भी नॉन पोलर है। अगर ये दोनों नॉन पोलर हैं तो इन दोनों के अंदर कौन सी फोर्सेज होंगी? लंदन फोर्सेज होंगी, दोनों के अंदर लंदन फोर्सेज होंगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि किसके अंदर लंदन फोर्सेज स्ट्रांग होंगी? जाहिर सी बात है बेटा ये C6H14 जो है इसके अंदर लंदन फोर्सेज स्ट्रांग होंगी। क्यों स्ट्रांग होंगी? इसकी वजह क्या है बेटे? इसकी वजह यह है कि नंबर ऑफ एटम्स, अगर आप गौर करें तो इसमें नंबर ऑफ एटम्स हमारे पास कितने हैं? 8 हैं, जबकि
हेक्सेन के अंदर नंबर ऑफ एटम कितने हो रहे हैं? 20 हो रहे हैं। अगर नंबर ऑफ एटम ज्यादा है तो मॉलिक्यूलर मास क्या होगा? ज्यादा होगा। मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है तो फिर हमारे पास लैंडर फोर्सेस भी क्या हो जाएंगी? ज्यादा हो जाएंगी। पोलराइजेबिलिटी भी ज्यादा हो जाएगी। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। यही वजह है कि इसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? ज्यादा होता है बनिस्बत इसके। तो आप आंसर में ये लिखेंगे, लिख लें, जरा खुद लिख लें आप। बोथ इथेन एंड हेक्सेन आर नॉन पोलर and both have London forces, but number of atoms in ethane is less than that of number of atoms in hexane. इथेन के अंदर जो नंबर ऑफ एटम्स है वो कम है किससे? हेक्सेन से। सो मॉलिक्यूलर मास ऑफ इथेन इज आल्सो लेस देन दैट ऑफ हेक्सेन। Greater the molecular mass, greater will be the polarizability, greater will be the polarizability, greater will be the London forces, greater will be the London forces, greater will be the melting point, boiling point. देखिए नंबर ऑफ एटम ज्यादा होंगे तो मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा, मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है तो पोलराइजेबिलिटी ज्यादा है, पोलराइजेबिलिटी ज्यादा है तो फिर लंडन फोर्सेस ज्यादा है, और लंडन फोर्सेस ज्यादा है तो फिर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा, बढ़ जाएगा। समझ आ गई इसकी? इसके बाद एक और क्वेश्चन करते हैं। हाउ फिजिकल स्टेट या स्टेट्स चेंज फ्रॉम गैस टू सॉलिड। वैसे लिक्विड भी दरमियान में आ सकता है, मैं इसको शॉर्ट कर रहा हूं इसलिए। हाउ फिजिकल स्टेट चेंज फ्रॉम गैस टू सॉलिड बाय लंडन फोर्सेस। बेटा फिर से वही बात है, आपने ये लिखना है फिजिकल स्टेट ऑफ सब्सटेंस चेंज फ्रॉम गैसेस टू लिक्विड, लिक्विड टू सॉलिड, लिक्विड टू सॉलिड by increasing in number of atom, by increasing in number of atom। जितना नंबर ऑफ एटम ज्यादा होते जाएंगे उतना ही ये स्टेट्स क्या होते जाएंगे? चेंज हो जाएंगे। यानी कि गैस से लिक्विड में, लिक्विड से फिर किस में चले जाएगी? सॉलिड में चली जाएगी। by increasing the number of atoms, यानी कि नंबर ऑफ एटम्स के बढ़ने की वजह से गैस जो है वो किस में चली जाएगी? लिक्विड में। अगर फिर मजीद नंबर ऑफ एटम बढ़ जाएंगे तो फिर वो किस में चली जाएगी? सॉलिड में चली जाएगी। और इस तरह से लंडन फोर्सेस जब ज़्यादा होती जाएंगी तो जाहिर सी बात है जितनी ज़्यादा होती जाएंगी उतना इंट्रैक्शन बढ़ेगी, जितनी इंट्रैक्शन बढ़ेगी तो फिजिकल स्टेट भी उतनी क्या हो जाएंगी? तब्दील होती जाएगी। तो इसका आंसर भी आपने जो पिछले क्वेश्चन है उसके साथ रिलेट करके दे देना है कि नंबर ऑफ एटम ज़्यादा होंगे तो मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होगा, मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा है तो फिर पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा है, पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा तो लंडन फोर्सेस ज़्यादा है, और गैसेस में वीक होती हैं, लिक्विड में स्ट्रांग होती हैं इसकी निस्बत, यानी कि मॉडरेट। आप ये कह सकते हैं कि लिक्विड में मॉडरेट होती हैं जबकि सॉलिड में क्या होती है? बहुत ही स्ट्रांग होती है। इन दिस वे फिजिकल स्टेट ऑफ सब्सटेंस चेंज बाय लंडन फोर्सेस। बेटा इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में हम इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। वैसे आपके जितने भी, चाहे वो एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं, चाहे वो आप बाकी क्वेश्चन समझें, यानी कि जो इंपॉर्टेंट होते हैं वो सारे के सारे इंशाल्लाह मैं आपको करवाऊँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।